प्यारे बच्चों, क्लास 12th का 4/8/2025 को रेल एग्ज़ाम मंथली टेस्ट हुआ था जेसीईआरटी द्वारा। उसी का आंसर की ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे जो ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। कॉपी में नोट करना ना भूलें क्योंकि ये ऑफिशियल जारी किया हुआ आंसर की है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, केवल रेल टेस्ट के लिए नहीं बल्कि फाइनल एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। आप लोगों ने एग्जाम लिखा होगा, आशा करते हैं अच्छा एग्जाम गया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, वरुण को आर्य किस प्रकृति तत्व का देवता मानते थे? तो इसका हो जाएगा आकाश। ये क्वेश्चन मैंने बताया था। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। फिर है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने की थी। उपदेशात्मक शब्द का अर्थ तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ होता है शिक्षा देना। लघुतरीय प्रश्न है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? उल्लेख करें। तो इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, जिसमें आर्य विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। 8वां क्वेश्चन था, पितृसत्तात्मक से आप क्या समझते हैं? तो पितृसत्तात्मक शब्द का अर्थ है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यह व्यवस्था सामाजिक संबंधों, मूल्यों, मानदंडों और व्यवहारों को प्रभावित करती है जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा बनाए जाते हैं और पुरुषों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को बढ़ावा देते हैं। 9वां क्वेश्चन है, श्रेणी किसे कहा जाता है? तो शिल्पियों और वर्णिकों के अलग अलग संगठन थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन था, संस्कृत में रचित 2 भारतीय महाकाव्यों का नाम लिखे। तो रामायण और महाभारत। हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों का वर्णन करें। तो हिंदू धर्म के 2 सबसे प्रमुख महाकाव्य है आपका रामायण और महाभारत है। पहली शताब्दी में ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण भगवान विष्णु के अवतार राम की कहानी और राक्षस राजा रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए उनकी यात्रा की कहानी बताती है। यह महाकाव्य धर्म, कर्म और भक्ति के विषयों की खोज करता है। वहीं है 540 से 300 ईसा पूर्व के बीच ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत एक जटिल महाकाव्य है जो 2 परिवारों पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें भगवद गीता भी शामिल है जो एक पवित्र ग्रंथ है जो कर्तव्य, कर्म और भक्ति पर दार्शनिक प्रवचन प्रस्तुत करता है। महाभारत को अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक माना जाता है। 12वां नंबर है, स्पष्ट करें कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी? तो विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता कई कारणों से महत्वपूर्ण रही है। यह परिवार की आर्थिक स्थिरता, सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा तथा परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। पितृवंशिकता के माध्यम से संपत्ति, संसाधन और अधिकार पिता से पुत्र तक हस्तांतरित होते हैं जिससे परिवार की स्थिति मजबूत होती है। इसके प्रमुख कारण है वंश की निरंतरता, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक पहचान, परंपराओं का संरक्षण और उत्तराधिकार। तो बच्चों 12 तक जो क्वेश्चन है वो आपका इतिहास विषय में आए हुए थे। अब हम लोग देखेंगे भूगोल विषय के प्रश्नों को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भूगोल का, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव भूगोल की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ये बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार फाइनल एग्जाम में भी आया है। डॉक्टर जो है महबूब उल हक है। फिर है, प्रारंभिक काल में विकास को मापने के लिए किस मानदंड का उपयोग किया जाता था? तो आर्थिक विकास का। मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? नॉर्वे। निम्नलिखित में कौन सी भूमि उपयोग श्रेणी में नहीं है? तो सीमांत भूमि। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल है आपका चना।
जो ठंडा के मौसम में लगता है। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल। ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, मानव विकास को परिभाषित करें। तो मनुष्य में वृद्धि तथा गुणात्मक परिवर्तन को मानव विकास कहते हैं। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास सूचकांक मानव विकास में उपलब्धियों को मापता है या दर्शाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या हासिल हुआ। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 9वां है, भूमि उपयोग को परिभाषित करें। तो विभिन्न प्रकार के भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य भूमि का उपयोग उत्पादन, कृषि के साथ साथ निवास और मनोरंजन के लिए किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, फसल चक्र क्या है? तो जब एक ही खेत में बारी बारी से अलग अलग फसलें बोई जाती है तो उसे फसल चक्र कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मानव विकास के 4 स्तंभों की व्याख्या करें। तो मानव विकास के 4 घटक या स्तंभ है। पहला, समता। तो इसका अर्थ है लिंग, नस्ल, आय, जाति और पंथ के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी अवसरों तक समान पहुंच दी जानी चाहिए। दूसरा है सतत पोषणीयता। तो यह अवसरों की उपलब्धता के निरंतर प्रवाह को संदर्भित करता है। तीसरा है उत्पादकता। तो यह मानव श्रम की उत्पादकता या मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता को संदर्भित करता है। फिर है चौथा और लास्ट, सशक्तिकरण। तो यह एक शक्ति को संदर्भित करता है जो लोगों को चुनाव करने में सक्षम बनाती है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न फसल ऋतुओं की व्याख्या करें। तो भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतु पाई जाती है। पहला है खरीफ फसल। तो ये फसलें मानसून के आने पर बोई जाती है। यह फसल भरपूर बारिश और गर्म जलवायु पर निर्भर करती है, जैसे चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन खरीफ फसल है। रबी फसल, तो यह सर्दियों की फसल के रूप में जाना जाता है। ये मानसून के मौसम के बाद अक्टूबर से मार्च तक लगाई जाती है। शुष्क परिस्थितियों के कारण इन्हें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इनमें गेहूं, जौ और सरसों जैसे फसल शामिल है। फिर है जायद फसल। तो जायद फसलें रबी और खरीफ मौसम मार्च से जून के बीच गर्मियों के दौरान उगाई जाती है। इन्हें उच्च तापमान और पानी की आवश्यकता होती है। इनमें तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, कट्टू जैसे फसल शामिल है। यहाँ से आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस समान विद्यालयों के लिए नहीं क्वेश्चन आता है, ये एसओई और मॉडल स्कूल के लिए क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ना सभी को एक ही सिलेबस है। तो जो समान विद्यालय के विद्यार्थी होंगे वो भी इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन आया था, भारत पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 ईस्वी में। फिर है आपका आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरा की किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है अपरंपरागत, अपरंपरागत। फिर है तीसरा है परमाणु अप्रसार संधि पर भारत कब हस्ताक्षर किया? तो इसमें से कोई नहीं है क्योंकि उसने हस्ताक्षर ही नहीं किया। मिलान करें, तो मिलान करने में हो जाएगा कि जय जवान जय किसान जो है वो कौन थे? तो ये आपका तीसरा हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री में। तो ए का तीसरा हो जाएगा। इंदिरा हटाओ सिंडिकेट का था, तो बी का पहला हो जाएगा। और गरीबी हटाओ इंदिरा जी का था, तो सी का दूसरा हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा आगे है, निम्न में कौन सी प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की। प्रिवी पर्स कब समाप्त कर दिया गया? तो प्रिवी पर्स 1971 में समाप्त कर दिया। सुरक्षा क्या है? तो रक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। 8वां है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो 1962 ईस्वी में। प्रिवी पर्स क्या है? तो प्रिवी जो पर्स है या पास लिखा गया बच्चों, तो प्रिवी पर्स भारत के आज़ादी के बाद पूर्ववर्ती रियासतों के शासकों को दी जाने वाली एक विशेष वित्तीय सहायता तथा अनुदान था, जिसे 1971 में समाप्त कर दिया गया। 10वां, 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? तो सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह था। इस समूह के नेताओं के द्वारा पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट में के कामराज, एस के पाटिल प्रमुख थे। मतलब के कामराज
ये अलग है और एस के पाटिल अलग है। मतलब सिंडिकेट में 2 आदमी प्रमुख थे, के कामराज और एस के पाटिल। 11 है परमाणु अप्रसार संधि से क्या समझते हैं। तो परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सही मायने में यह एक अस्त्र नियंत्रण संधि थी, क्योंकि इसने परमाणुक हथियारों के उत्पादन को कायदे कानून के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिए थे, उन्हें इस संधि के अंतर्गत उन हथियारों को रखने की अनुमति दे दी गई। जो 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने से वंचित कर दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार क्यों लोकप्रिय हुई थी। तो इंदिरा गांधी सरकार को 1970 के दशक में लोकप्रिय होने के कारण है, पहला कारण है भारत पाक युद्ध 1971 जिसमें भारत विजय हुआ। दूसरा है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर है प्रिवी पर्स की समाप्ति और लास्ट है गरीबी हटाओ जैसे कार्यक्रम चलाए एवं उत्पादन एवं राजस्व में वृद्धि हुई। तो बच्चों, ये थे आपके 4/8/2025 रेल टेस्ट का मासिक परीक्षा का प्रश्नोत्तर जो JCERT द्वारा ऑफिशियल दिया गया है। इसमें मैंने इतिहास का, भूगोल का और राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर को बता दिए हैं। इसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।